नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। तो 10 बज चुके हैं। यूपी में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग अभी भी जारी है और यूपी में 9 बजे तक का हम आपको वोटिंग प्रतिशत भी बता देते हैं। 9 बजे तक जहां 8.58% मतदान हुआ है। जौनपुर में सुबह 9 बजे तक 10% मतदान हुआ है। चंदौली में अब तक 11.25% मतदान हुआ है। भदोही में 7.41% वोटिंग हुई है। वाराणसी में 8.93% मतदान हुआ है। मऊ में 9.97% मतदान हुआ है। गाजीपुर में 8.39% वोटिंग हुई है। आजमगढ़ में 8.8% मतदान हुआ है। मिर्जापुर में 8.81% वोटिंग हुई है और सोनभद्र में 8.39% मतदान हुआ है। तो अब तक का ये वोटिंग प्रतिशत 9 बजे तक का सामने आया है। 10 बज चुके हैं और लगातार घंटे बीतते जा रहे हैं। तो आप भी अपने घरों से निकलिए और सबसे पहले मतदान करने के लिए पहुंचिए, क्योंकि 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर ये आज मतदान की प्रक्रिया जारी है और ये अंतिम चुनाव है और इसके बाद किसी भी तरह की चहलकदमी नहीं। 10 मार्च को नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले ये 7 मार्च का दिन भी बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हर दल के लिए। जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अपनी सत्ता बचाने की चिंता बढ़ी हुई है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस एक एक कर सेंधमानी करने की कोशिश में लगातार जुटे हुए। चुनाव प्रचार लगातार जारी रहा और विपक्षी पार्टियों की ओर से समय समय पर मुद्दे भी तमाम उठाए गए हैं। जहां 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई जा रही है बीजेपी की ओर से, तो वहीं मुद्दे अभी भी जनता के बीच कई ऐसे हैं जिसको लेकर जनता में नाराजगी भी देखी जा रही है। विपक्षी पार्टियों की ओर से भी लगातार जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उस पर भी या तो जनता की सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है या फिर मतदाता विकास के साथ जाकर वोट दे रहे हैं। तो ऐसी कई बड़ी बातें देखी जा रही है। तो 9 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत सामने आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। वाराणसी में जहां 8 के पार ही वोटिंग हुई है, तो वहीं मऊ में भी 9% के पार वोटिंग देखी जा रही है। आजमगढ़ में 8.8% मतदान हुआ है। हालांकि कई जिले ऐसे रहे जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया बाधित भी हुई। ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें मिली, जिसके बाद मतदाताओं को लंबा इंतजार करना पड़ा। तो 54 सीटों पर यह वोटिंग जारी है और इसमें 28 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो कि संवेदनशील हैं और यहां पर मतदान की जो प्रक्रिया है 4 बजे तक रुक जाएगी, जो संवेदनशील इलाके हैं। जौनपुर में देखिए 9 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। 10% वोटिंग हो चुकी है जौनपुर में। तो 2017 की अगर हम बात कर ले, हम इतिहास की बात कर लेते हैं 5 साल पहले की। देखिए 54 में से बीजेपी ने जो सीटें हासिल की थी अपने सहयोगियों के साथ 36 सीटें जीती थी, जिनमें कि बीजेपी को 29 और अपना दल को 1 सीट हासिल हुई थी और वहीं 4 सुभाषपा को हासिल हुई थी। सुभाषपा जो इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है मैदान में। निषाद पार्टी इस बार बीजेपी के साथ होकर चुनाव लड़ रही है और ये तस्वीरें भी आपके सामने आ रही है समय समय पर, जहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद इस तरह से फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें एक अलग ही जोश उत्साह देखा जा रहा है। कई दिग्गज भी इस तरह से वोटिंग करने के बाद सेल्फी लेते हुए और अपने परिवार के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपके सामने बेहद ही मनमोहक है और चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो, हर कोई आज मतदान करने के लिए पहुंच रहा है तमाम पोलिंग बूथ पर, क्योंकि तैयारियां पुख्ता नजर आ रही हैं। हालांकि कहीं कहीं पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें भी मिली। तो देखिए अगर हम इन 9 जिलों की बात करें, आजमगढ़ की सबसे पहले बात करते हैं। 10 सीटों में सपा ने 5, बसपा ने 4 और बीजेपी ने मात्र 1 सीट पर कब्जा किया था मोदी लहर के दौरान भी। मऊ जिले में देखिए 5 में से 4 बीजेपी ने जीती थी और 1 बीएसपी ने जीती थी। और मऊ की अगर हम बात करें तो मऊ सदर सीट से अब्बास अंसारी हैं जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं और दूसरी तरफ हैं मऊ की घोसी सीट से दारा सिंह चौहान जो कि कैबिनेट मंत्री रहे योगी सरकार के, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अब जौनपुर में बढ़ते हैं। जौनपुर की 9 जिलों में से माफ कीजिएगा 9 सीटों में से 4 बीजेपी ने जीती थी। अपना दल एस ने 1 और 3 सपा के पाले में आई थी और 1 बसपा को मिली थी। गाजीपुर की ओर रुख करें। गाजीपुर की 7 में से 3 बीजेपी ने जीती थी, सुभाषपा और उसके अलावा 2 सपा ने जीती थी। चंदौली के 4 में से 3 बीजेपी ने जीती थी और 1 समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी। वाराणसी में जो कि पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहां पर 8 में से 6 बीजेपी के पाले में आई और 1 अपना दल एस ने जीती, 1 सुभाषपा ने जीती थी। भदोही की 3 में से 2 बीजेपी ने जीती थी, 1 निषाद पार्टी को मिली थी। तो इसी तरह से फिलहाल मिर्जापुर में देखिए, मिर्जापुर की 5 में से 4 बीजेपी और 1 अपना दल एस को मिली, यानी कि 5 एनडीए के पास आई।
सोनभद्र जिले की 4 में से 3 सीटें बीजेपी ने जीती और एक अपना दल के कब्जे में आई। ये फिलहाल रहा सीटों का आंकड़ा 2017 का, लेकिन 2022 में कितनी तस्वीर बदलेगी ये तो फिलहाल 10 मार्च को ही पता चल पाएगा। और ये भी देखिए लगातार नारे दिए जा रहे हैं, बयान भी सामने आ रहे हैं बीजेपी की ओर से कि 10 मार्च को गर्मी निकलेगी, 10 मार्च के बाद फिर से बुलडोजर चलेगा। इस तरह की बयानबाजियां लगातार की जा रही हैं और प्राइम न्यूज पर हर एक सीट पर आप अपडेट देख पा रहे हैं, हर एक सीट का अपडेट आप देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से वोटिंग जारी है तो प्राइम न्यूज पर भी लगातार कवरेज जारी है। तो फिलहाल कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, जो कि हम सुबह से ही आपको बता रहे हैं और सुबह से ही हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि किस जिले में किस तरह से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और इस बीच कहां कहां पर वोटिंग की प्रक्रिया प्रभावित भी हुई ईवीएम खराब होने की वजह से। तो 54 जिलों में हमारे ये रिपोर्टर्स लगातार बने हुए हैं और हर एक सीट का मुआयना हमारे रिपोर्टर्स के द्वारा किया जा रहा है और लगातार हम आपके बीच डटे हुए हैं ताकि आप तक हर एक अपडेट प्राइम न्यूज के जरिए पहुंच पाए। तो लगातार हर एक बड़ी अपडेट के लिए आप प्राइम न्यूज के साथ बने रहिए ताकि आप किसी भी बड़ी खबर से वंचित न रह जाएं। हमारे साथ एक गेस्ट पैनल जुड़ेगा जिनसे हम आगे एनालिसिस करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर इस बार का जो 2022 का जो अंतिम चरण है चुनाव का, वो कितना खास है और 2017 से कितना अलग। हर एक सीट का मुआयना भी करेंगे कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में कितना किसका असर देखा गया, कौन सा मुद्दा हावी रहा है, कौन सा मुद्दा छूटा है, ये सभी बड़ी बातें हम फिलहाल देख पाएंगे चर्चा के दौरान, क्योंकि हमारे संवाददाता तो लगातार जुटे रहे और आपको दिखाया भी कि वाराणसी में फिलहाल क्या हाल है, जहां से 3 मंत्री हैं एक साथ। और वाराणसी में हमने देखा कि हमेशा से ही बीजेपी का दबदबा रहा है और अगर आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ पर हालांकि सेंधमारी की पूरी कोशिश की गई अपने मुद्दों के आधार पर बीजेपी की तरफ से। राज्य विश्वविद्यालय से लेकर एयरपोर्ट और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये मुद्दे गिनाए गए। स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने का दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, तो आपने मुद्दे भी कई उठते देखे हैं। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बस कुछ ही देर में हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं जिनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आखिर जानेंगे कि क्या कहना है लोगों का, इस बार जनता के बीच क्या क्या मुद्दे हावी रहे जिसके आधार पर जनता वोट देने वाली है, या फिर जो जातिगत समीकरण है वो इस बार खेल पूरा बिगाड़ने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी इस बार जातिगत समीकरण पर अपनी पूरी निगाह बनाकर रखी। तो देखिए मतदान करने के लिए तमाम दिग्गज भी पहुंचे, जहां 9 बजे तक का हमने आपको वोटिंग प्रतिशत बताया कि कहां पर क्या वोटिंग प्रतिशत रहा। कई सीटों पर जहां ईवीएम के खराब होने की सूचना भी मिली, पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी इसी तरह के हालात मिले, जहां पर करीब 7 बूथों में ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आई। और ये 7वां फेज है, अंतिम चरण है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई दिग्गज देखे मतदान करने पहुंचे, लेकिन इस बीच कई जगह से मतदान के दौरान ईवीएम खराब होने की भी शिकायतें सामने आई। मंत्री नीलकंठ तिवारी बाइक पर सवार होकर मतदान करने के लिए पहुंचे। इसके अलावा रविंद्र जायसवाल भी मतदान करने के लिए पहुंचे। ये भी समय समय पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई। और देखिए फैक्टर भी हावी है इस बार, जहां MY फैक्टर पर अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के पास MY फैक्टर हमेशा से रहा है, यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण। लेकिन बीजेपी के पास भी इस बार MY फैक्टर है, वो है मोदी और योगी की जोड़ी। तो किसका फैक्टर कितना ज्यादा हावी रहेगा, क्योंकि प्रचार प्रसार लगातार किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी को आपने एक मंच पर देखा, तस्वीरें भी आपने देखी और नारा भी आपने देखा कि मोदी हैं तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है। इसके साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि बीएसपी ने भी कोई कोर कसर नहीं रखी। यहाँ पर एक जो सॉफ्ट हिंदुत्व को छूने का जो पूरा प्रचार प्रसार रहा और कोशिशें रहीं, वो बीएसपी की ओर से भी देखी गई। आपने तस्वीरें भी देखी कि मायावती के हाथों में शंख और गदा नजर आए, जहां कांशीराम इन सभी बातों से नाराजगी जाहिर किया करते थे, पंडितों पुरोहितों से दूर रहा करते थे, लेकिन इन सभी को तोड़ते हुए दहलीज से आगे बढ़ी मायावती भी। 5 साल के भीतर आपने देखा कि मंच से तस्वीरें काफी ज्यादा बदली हुई नजर आई। तो वहीं कांग्रेस भी
लगातार प्रचार प्रसार में जुटी रही और अलग होकर चुनाव लड़ा। हालांकि अलग होकर चुनाव लड़ने की एक बड़ी वजह ये भी मानी जाती रही कि कांग्रेस इस बार अपने जनाधार को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में खोज रही है। वही कांग्रेस जो सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा चुनाव के दौरान, और वही कांग्रेस है आज कि अपना जनाधार तलाशने की पूरी कोशिश में जुटी रही। इन 5 सालों में आपने देखा प्रियंका गांधी लगातार दौरे करती रही और लगातार इमोशनल कार्ड भी चला गया है, एक तरह से ये मान सकते हैं, क्योंकि जितने भी बड़ी घटनाएं हुई प्रियंका गांधी उन सभी जगहों पर नजर आई। महिलाओं का मुद्दा हो या फिर कोई भी बड़ी घटना हो, वहां पर प्रियंका गांधी भी नजर आई हैं। हालांकि हमने समाजवादी पार्टी को देखा कि करीब 4 साल तक समाजवादी पार्टी धरातल पर सक्रिय नहीं रही, लेकिन ऐन वक्त पर जिस तरह से पासा पलटा समाजवादी पार्टी ने, वो देखने लायक था कि जैसे ही कोरोना की जो लहर थी वो खत्म होती है और अचानक से अखिलेश यादव आते हैं। खासतौर पर हम ये देख पाते हैं कि जैसे ही लखीमपुर खीरी का मुद्दा उठा, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और रामगोपाल यादव ये सभी नजर आए सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए। तो एक तरह से मान सकते हैं कि बड़ा मुद्दा था। किसान आंदोलन के दौरान भी जहां जयंत चौधरी जो कि अखिलेश यादव के साथी हैं, वो भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए। तो ये सब बड़ी बातें हमने 5 साल के दौरान देखी कि आखिर वक्त में किस तरह से समाजवादी पार्टी सक्रिय होती है। देखिए, जहां तरह तरह की उम्मीदें जताई जा रही थी कि बीजेपी ने अपनी जो पकड़ है वो मजबूत कर ली है, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया है, खास तौर पर पूर्वांचल में और पश्चिमांचल में। लेकिन पश्चिमांचल में आपने देखा किस तरह से किसान आंदोलन का मुद्दा उठा और जो पहला चरण था मतदान का, उस दौरान ये सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा बना रहा। दूसरे चरण में भी कुछ इसी तरह से देखा गया, लेकिन मुस्लिम वोटों का जो समीकरण है उसे बिगाड़ने की भी पूरी कोशिश की गई और यहाँ पर उम्मीदें भी रही समाजवादी पार्टी को कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो साथ में आएगा समाजवादी पार्टी के। तो वही तीसरे और चौथे चरण में हमने देखा कई तरह के मुद्दे हावी रहे, चाहे वो लखीमपुर खीरी की घटना याद दिलाई गई हो और दंगों को याद दिलाया गया हो, कैराना पलायन का मुद्दा लगातार उठाया जाता रहा है, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश की बातें लगातार की जाती रही हैं और समर्थन में वोट इसी आधार पर मांगा जाता रहा है। यही नीतियां बीजेपी की हमने देखी। और अब ये देखिए, जब 5वें चरण तक चुनाव आया है तो आवारा पशुओं का मुद्दा उठा। छठे चरण में जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की भी परीक्षा हुई और कई ऐसे बड़े दिग्गज रहे जिनकी परीक्षा हुई, और अब ये अंतिम चरण आ चुका है और अंतिम चरण में सारे मुद्दों पर कुल मिलाकर अब बात होती दिखाई दे रही है, क्योंकि किसी भी फिल्म का जो क्लाइमेक्स होता है वो बहुत ही ज्यादा खास होता है कि आखिर में किसी भी पिक्चर में होने क्या वाला है। हालांकि जो नतीजा आएगा वो 10 मार्च को आएगा, लेकिन इससे पहले जो फिल्मी क्लाइमेक्स है, इस तरह से मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है वो 7वां चरण एक क्लाइमेक्स तरीके है। तो ऐसे में जितने भी मतदाता आज मतदान करने के लिए पहुंचेंगे, देखना होगा कि कितना ज्यादा हाई वोटिंग प्रतिशत जाता है और इसके अलावा किन किन मुद्दों पर आखिर वोट डाले जा रहे हैं। हालांकि समय समय पर ईवीएम खराब होने की जो शिकायत आ रही है, इससे अव्यवस्थाओं की ओर भी देखा जा सकता है कि किस तरह की अव्यवस्थाएं रहीं। तमाम मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सारे कामकाज को छोड़कर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस तरह की अव्यवस्थाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। तो 7वां फेज है आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, वाराणसी में वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है और सभी की निगाहें खास तौर पर 3 जिलों में टिकी हुई हैं, वो है मऊ, वाराणसी, आजमगढ़। इसके अलावा हालांकि गाजीपुर में भी निगाहें टिकी हुई हैं, जहां की जहूराबाद सीट से प्रत्याशी है ओम प्रकाश राजभर, जो कि पिछले चुनाव में उनकी पार्टी बीजेपी के साथ में थी, एनडीए के साथ में थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के साथ में। आपने बीच में देखा कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी ओम प्रकाश राजभर मंच साझा करते हुए नजर आए थे, लेकिन ऐन वक्त पर अकेला छोड़ दिया उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को और समाजवादी पार्टी के साथ में आ गए। तो इस तरह की हमने यहाँ पर गतिविधियां तमाम होते हुए देखी हैं और इन सब बातों पर चर्चा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यही सब कुछ 5 साल का जो कार्यकाल रहा और बयानबाजियां रही, गतिविधियां रही, यही सब हिसाब किताब जनता के पास रखा हुआ है और इन्हीं हिसाब किताब के साथ जनता आज वोट करने के लिए एक मतदाता के रूप में पहुंच रही है। तो तमाम वोटर्स इन्हीं सब बातों पर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है और चर्चाएं ऐसी चल रही कि समाजवादी पार्टी इस बार जिस समीकरण के साथ मैदान में उतरी है, बीजेपी को कई जगह पर, कई सीटों पर कड़ी टक्कर देने को तैयार है। तो
जो 7वां चरण है, यहां पर भी कई सीटों पर टक्कर दी जा रही है समाजवादी पार्टी की ओर से। तो अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए रहे। हर एक चरण में उन्हें देखा गया कि विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे और उन्होंने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत लगा दी। अखिलेश यादव ने भी रोड शो करके अपनी ताकत झोंकी और सिर्फ यही नहीं, रायबरेली और अमेठी के बाद राहुल गांधी भी लगातार जनसभाएं करते हुए नजर आए अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ। अब ये देखिए, बीजेपी का जो सियासी गणित है इसलिए भी कुछ गड़बड़ा रहा है, क्योंकि 2017 में ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा रही थी। इस बार राजभर ने समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया, तो वहीं कई मंत्री भी साथ छोड़कर चले गए, कई विधायक बागी हुए। और देखिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका हम आपसे तारुफ कराते हैं। वरिष्ठ पत्रकार ओपी यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अजय अरोरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीएसपीएल प्रवक्ता डीपी यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी प्रवक्ता आलोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा के दौरान। सबसे पहले मैं रुक करती हूं आलोक जी का। आलोक जी, क्या कहना है इस बार आपका? किन मुद्दों के आधार पर आखिर 7वें चरण में जनता वोट करने जा रही है? जी, पहले तो मैं आपको बता दूं, आलोक जी थोड़ा सा व्यस्त थे, इसके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपके साथ है। जी, तो आपने क्या प्रश्न किया, मैं दोबारा से सुन लूं। मेरा यही सवाल आपसे कि अंतिम चरण में किन मुद्दों के आधार पर जनता आपको वोट करने जा रही है, क्योंकि मुद्दे कई विपक्षी पार्टियों की ओर से उठाए गए हैं। जी बिल्कुल, मुद्दे होते हैं ना, जो वो एक दिमाग को लेकर के व्यक्ति चलता है। और अब मैं समझ पा रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं वो 22 मुद्दे जिन चीजों पर चुन रहे हैं ना, कि कभी भी उन्हें जो चीजें नहीं मिली है उत्तर प्रदेश में, जिसके लिए मुंबई भागना पड़ता है, यहाँ वहां भागना पड़ता है। मैं कहूँ कि फिल्म सिटी लेकर के हम लोग आ रहे हैं। और मैं आपको बात कर लूँ कि आर्मी के लोगों के लिए, या फिर हमारे उत्तर प्रदेश में जो लोग, जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं, बहुत इजिली नहीं जा पाते हैं, तो आर्मी कॉरिडोर हम लोग उसके लिए निर्माण कर रहे हैं। कला के क्षेत्र में हमारा भारत बहुत आगे है, लेकिन इस पर कभी भी पूर्ववर्ती सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। तो हम बनारस में इन सब चीजों के लिए भी योजनाएं तैयार कर रहे हैं। खेल के क्षेत्र में कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये सब लोग अपने घर भरने वाले लोग हैं। और हमने खेल के क्षेत्र में भी खेल विश्वविद्यालय खोलने का काम किया है। रोड मैप अगर आप देखेंगी तो हर प्रकार से रोड हमारे यहाँ अब तैयार हो चुके हैं। मैं 5 एक्सप्रेसवे की बात कर लूं, मैं एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट की बात करूं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही बुद्धि और लेवल है कि वो यहाँ तक हमारे उत्तर प्रदेश को या हमारे देश को लेकर के आ रही है। देश में हर प्रकार से चिकित्सा के हिसाब से मैं अगर बात करूं तो आयुष्मान से 6 करोड़ से लोग ज्यादा अपने उस लाभ को उठा पा रहे हैं। बीमा कवर से कवरेज हो रहे हैं। और अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़कर के स्वास्थ्य की बात करूं तो चिकित्सा के स्तर पर जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनके नाम से चिकित्सा विद्यालय निर्माण हो रहा है लखनऊ में। तो ये बड़ी बड़ी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, हमारी पार्टी ही कर सकती है। इसलिए अगर मैं महिलाओं की सुरक्षा की बात करूं तो उनके लिए भी कई प्रकार की डेस्क खोली गई है। 218 नए थाने खोले गए हैं, नई डेस्क, जिससे कि न्याय जल्दी मिल सके। 218 न्यायपालिकाएं जो उनके लिए जो एक होती है अलग से, वो डेस्क खोली गई है। फास्ट कार्ड खोले गए हैं। इसलिए इन सब चीजों को अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा ये दिमाग कोई और नहीं लगा सकता। ये चीजें, ये विकास के कार्यों में या फिर जनता के हित के कार्यों में, क्योंकि अपना ही हित नहीं कर पा रहे हैं ना, अपने ही घर भरने में लगे हुए हैं। जिनका अपना घर होता है वो अपने बारे में सोचता है, क्योंकि ये लोग बार बार इल्जाम लगाते हैं कि जिनका घर ही नहीं वो कैसे समझेंगे पीड़ाओं को। तो मैं कहूंगी कि हमारे भारत में हमेशा से परंपराएं रही है, जिनका घर नहीं होता, जो संत होते हैं, वही लोग दुनिया का और समाज का कल्याण कर पाते हैं। तो जो लोग अपने घर की व्यवस्था संभालते रहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है, महंगाई का मुद्दा उठा रही है। अब आप बताइए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी की सरकार, क्या महंगाई खत्म हुई? बिल्कुल, अगर मैं बेरोजगारी की बात करूं तो पुलिस में बहुत सारी योजनाएं, हमारे भर्तियां निकली हुई है। 1 लाख से ज्यादा, 1,43,000 शायद इतना पद उनका निकाला गया है। बाकी नए पदोन्नति के लिए हमने उनको डाला है। किसानों की आय दोगुनी हुई कंचन जी? जी क्या बोल रही है? किसानों की आय दोगुनी हुई? हाँ, अगर मैं कहूँ किसानों की आय की दुगनी होने की पूरी परंपराएं हम लोगों ने निर्मित की है। अगर किसानों की बात कर लूं तो एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया में हमने किसानों को भेजा है। हम एमएसपी दे रहे हैं उनको। लेकिन महंगाई की मार को तो आप नहीं खत्म कर पाए। गन्ने के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। 5,000 करोड़ का हम लोग मैंने महंगाई की बात की,
ठीक है, अगर ऐसी बात कर रही है तो महंगाई के ऊपर अगर आपको देखना है तो थोड़ा कोरोना को लेके भी चलना पड़ेगा। कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई। अगर मैं कांग्रेस की बात कर लूं तो पोलियो जिस समय आया था ना, किसी ने भी 10 साल से ज्यादा के वेट पर ही चीजों को, बीमारियों को कवर कर पाया। लेकिन आप इसमें मान सकती हैं, अपने भारत पर गर्व कर सकती हैं और सरकार पर भी गर्व कर सकती है कि यहीं पर उस टॉनिक को तैयार किया गया और लोगों को लाभ हुआ। आज अंतिम चरण है तो हम सभी मुद्दों पर लगातार बात करते हुए चल रहे हैं। 4 साल तक समाजवादी पार्टी बिल्कुल एक्टिव नहीं रही, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी का भी आप पक्ष रख रहे हैं। तो 4 साल तक समाजवादी पार्टी अभी तक एक्टिव नहीं रही, लेकिन ऐन वक्त पर समाजवादी पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिला, लखीमपुर खीरी जैसी घटना और कई ऐसे बड़े मुद्दे रहे। अचानक से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ और उसके बाद अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव सभी एक्टिव नजर आए। ऐन वक्त पर ऐसे लगा पासा पलट जाएगा। अंजलि जी, मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि जब से 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, साल भर बाद से ही उत्तर प्रदेश के लोगों की दुर्दशा शुरू हो गई थी और हम लोग इंतजार कर रहे थे कि सरकार कुछ बेहतर करे, कुछ अच्छा करे, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कुछ विकास के मार्ग खोले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल रही। उसके बाद चाहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जमीनी स्तर पर सड़क से लेकर सदन तक हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने बार बार ये सवाल उठाया था कि उत्तर प्रदेश में थाने, तहसील ये है दलाली के अड्डे बन गए हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, किसानों का शोषण हो रहा है, बेरोजगारी चरम पर है। अखिलेश यादव कहाँ थे? अखिलेश यादव कहाँ थे? नहीं ध्यान दिया, क्योंकि देखिए अब चुनाव संपन्न हो जाएगा, इसके बाद हम कोई इस पर चर्चा नहीं करने वाले, आप सीधे नतीजों का इंतजार होगा। लेकिन उससे पहले सवाल तो ये बनता ही है, जनता की तरफ से हम सवाल पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव कहाँ थे? नहीं, बिल्कुल क्या सड़कों पर थे, सब लोग बराबर बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को बता रहे थे, बता रहे थे लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता की। देखिए जिस प्रकार से आप लोगों ने भरोसा किया था भारतीय जनता पार्टी को और प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपी थी, क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? डबल इंजन की सरकार है। बेरोजगारी पर काबू पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या महंगाई पर काबू पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार? अभी कंचन जी कह रहे थे कि जिनका घर परिवार नहीं होता, ये बताइए ये अपने सहित जितने घर परिवार वालों हैं उनको क्या गाली नहीं दे रही है? क्या सारे घर परिवार वाले, इनके कहने का मतलब है कि वो चोर होते हैं, चोरी करते हैं वो? मैं परिभाषा क्या है? कंचन जी आएंगे आपके पास। मैं बताऊं, एक मुद्दा जो सबसे बड़ा खाया रहा, अंजलि जी सुनिए, एक मुद्दा जो सबसे बड़ा अजय अरोड़ा जी आएंगे 1 मिनट। अजय अरोड़ा जी, कमी कोई नहीं रखी गई कांग्रेस की तरफ से भी, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी जिस तरह से जनाधार खोज रही है अपना, क्या लग रहा है आपको सत्ता में आने के लिए इतना काफी है क्या? अजय अरोड़ा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अजय जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो शायद अजय अरोड़ा जी तक हमारी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। ओपी यादव जी के पास रुक करते हैं। ओपी यादव जी, आपने सुना दोनों ही दलों को, आपने कंचन द्विवेदी जी को भी सुना और डीपी यादव जी को भी सुना। दोनों की ओर से अपने अपने खैर दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, लेकिन इन 5 सालों को अगर हम पूरा एनालिसिस करें, क्या क्या बड़ा परिवर्तन देखा गया है? 2017 से 2022 का चुनाव कितना अलग है, ये अंतिम चरण? 17 से 22 के बीच में गंगा यमुना से बहुत पानी बह चुका। उत्तर प्रदेश की सियासत में, उत्तर प्रदेश के सामाजिक जीवन में काफी परिवर्तन आया है और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि 2000 परिवर्तन आया है और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि 2017 के जब चुनाव हो रहे थे तो ब्रांड मोदी के नाम पर ब्रांड, और उस समय चूंकि चीफ मिनिस्टर योगी साहब उस समय उनकी ब्रांड का उपयोग उत्तर प्रदेश में उस समय नहीं हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह सत्ता में आई और उसके बाद जो कोरोना का पीरियड आया, कई चीजें आई और काफी उत्तर प्रदेश ने कई चीजों को नजदीक से समझा बूझा जाना। और चूंकि आज आखिरी चरण का मतदान हो रहा है, 10 तारीख को नतीजे आएंगे, तो निश्चित तौर पर सामाजिक जो ताना बाना है, राजनीतिक जो ताना बाना है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अपोजिशन से भी काफी, देखिए कोरोना के आने के बाद जैसे अपोजिशन कोरोना के मिसमैनेजमेंट की बात लगातार उठाता रहा, कांग्रेस में चाहे अपोजिशन में चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बीएसपी रही हो, तो अपोजिशन लगातार कोरोना का मिसमैनेजमेंट। और 5 साल में देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी अपने कोर एजेंडे को लगातार धार देती रही।
नेशनल सिक्योरिटी की बात रही हो, राष्ट्रवाद की बात रही हो, राम मंदिर के मुद्दे की बात रही हो, डेवलपमेंट की बात रही हो, तो भारतीय जनता पार्टी अपने कोर एजेंडे को लेकर के आगे लगातार बढ़ती रही। और अपोजिशन ने किसानों के मुद्दों पर फोकस किया। पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान है, पॉलिटिकल टेम्परेचर है, किसान आंदोलन के बाद बढ़ा। और उसके बाद लखीमपुर खीरी की घटना को भी अपोजिशन ने लपक करके उठा लिया और उसे देखिए कि किसान आंदोलन को अपोजिशन ने मुद्दा बनाया। छुट्टा जानवरों की समस्या हो तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जवाबदेही में नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप भी जवाबदेही में नजर आ रही है। पहली बार होम मिनिस्टर कैराना की सड़कों पर मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपोजिशन ने जो जनहित के जनता से जुड़े मुद्दे उठाए हैं तो उसका कहीं ना कहीं असर पड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है उसने भी चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया है। कांग्रेस पार्टी को देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के पास संगठन, चूंकि बहुत प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की जब जनरल सेक्रेटरी बनाई गई, चूंकि कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो ट्रेडिशनल वोट बैंक अलग अलग दलों में बहुत पहले ही 89 के बाद अगर कांग्रेस के पूरे पॉलिटिकल रोड मैप को देखा जाए तो कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है कहीं बीएसपी की तरफ, कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ, कहीं बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर गया। और कांग्रेस 96 में भी अलायंस में रही, पिछले चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में रही, तो लगातार कांग्रेस अलायंस का प्रयोग करती रही। पहली बार 403 असेंबली सेगमेंट में। नतीजे क्या आएंगे ये मैं नहीं बता सकता, ये तो भविष्य के घर में हो तो 10 को पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने संगठनात्मक रूप से काम करने की कोशिश की। चूंकि जमीन पर बूथों पर अगर आपका वर्कर नहीं है तो बहुत ज्यादा नतीजों में परिवर्तन नहीं हो पाता। कांग्रेस की जो पूरी उत्तर प्रदेश की लीडरशिप है और जो दिल्ली की लीडरशिप है उसने भी काफी काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शिफ्टिंग किया, कामराज प्लान लागू किया, कई उम्मीदवारों की टिकट बदल दी गई, कई की विधानसभा सीटें बदल दी गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की काफी कोशिश किया। समाजवादी पार्टी आखिरी समय तक देखिए शिवपाल यादव जी अखिलेश जी के साथ आ गए और जो स्थितियां बनी पूरी तरह से उनकी फैमिली भी इंटैक्ट हो गई। और इसके अलावा महान दल केशव देव मौर्य और ओम प्रकाश राजभर और कमेरावादी पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, नेशनल एनसीपी, सारे दलों को अखिलेश यादव जी ने अपने फोल्ड में शामिल किया और एक ग्रैंड अलायंस का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश की जनता के सामने पेश किया। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी, चूंकि एक सुगबुगाहट है पंजाब को, चंडीगढ़ को लेकर के, तो दिल्ली के बाद चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के बाद लखनऊ में क्या प्रयोग कर पाएगी ये तो 10 को पता चलेगा, भविष्य के घर में है। लेकिन आम आदमी पार्टी और उनकी उत्तर प्रदेश की जो लीडरशिप है संजय सिंह जी ने, उन्होंने बहुत जबरदस्त मेहनत किया है। तो नतीजे तो ग्राउंड पे काम किया, लेकिन ये तो जनता का मिजाज है, जनता क्या फैसला सुनाएगी। लेकिन अब उन तक उम्मीद करते हैं आवाज पहुंच रही होगी। क्या अजय जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अजय जी, लगातार आपकी पार्टी ने भी देखिए मेहनत की और यही बात ओपी यादव जी भी कह रहे हैं कि लगातार कांग्रेस ने भी मेहनत की है और बूथ स्तर पर भी अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। अब बात आती है, अगर उत्तर प्रदेश के हम जातिगत समीकरणों को देखें और दोनों ही दलों को देखें, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कांग्रेस और बीएसपी मात्र खेल बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। इस पर आपका जवाब? प्रदर्शन बेहतर होगा, पहली बात। इन 5 वर्षों में 2017 में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, हम स्वीकार करते हैं। हमारा संगठन कमजोर था। इन 5 वर्षों में प्रियंका गांधी ने संगठन को मजबूत किया है, जमीनी स्तर पे संगठन को मजबूत किया है। जब भी उत्तर प्रदेश में घटना घटी, चाहे वो हाथरस की बेटी की हो, चाहे उन्नाव की हो, चाहे लखीमपुर खीरी हो, अगर सबसे पहले कोई विपक्ष का चेहरा पहुंचा उसका नाम था प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी सबसे पहले पहुंची। लखीमपुर खीरी जिस प्रकार से अजय टैनी जी के पुत्र आशीष मिश्रा ने जिस प्रकार से किसानों को रोंदा, तो सबसे पहले पहुंची। हाथरस में सबसे पहले पहुंची। जहां जहां घटना घटी और कोई चेहरा निकल के आया तो उसका नाम था प्रियंका गांधी। बड़ी ईमानदारी से, बड़े उत्साह के साथ प्रियंका गांधी ने जमीनी स्तर पर संगठन तैयार किया। जहां तक आपने बात की कि कांग्रेस अभी कहीं नहीं है, लेकिन ये बता दें कि पिछली बार से हमारा प्रदर्शन
बेहतर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतर होने। ये बात यहाँ पर साफ तौर पर नजर आई। प्रियंका गांधी ने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन बहुत देरी नहीं कर दी कांग्रेस ने प्रचार प्रसार करने में। हालांकि आपने बताया कि प्रियंका गांधी समय समय पर हर एक घटना में नजर आई हैं, उन तमाम पीड़ितों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस के पास आखिर उत्तर प्रदेश में क्या ऐसा बड़ा मुद्दा रहा है जिसके आधार पर जनता वोट करने जा रही है? देखिए, महंगाई का मुद्दा आप उठा रहे, बेरोजगारी का मुद्दा आप उठा रहे, यही मुद्दे ठीक विपक्षी पार्टियों और विपक्षी पार्टियों की ओर से भी उठाए जा रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात कर लें, बीएसपी की बात कर लें। आखिर अलग क्या है, अलग क्या सोचा इस बार कांग्रेस ने? बिल्कुल अंजलि जी, आपने महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की। अरे हम तो युवाओं को रोजगार देंगे, हमारा फोकस तो युवा है और महिला है। हमने 40% महिलाओं को टिकट दिया। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है, इसी प्रकार से महिलाएं सामने आए और महिलाओं को अधिकार मिले और महिलाएं आत्मरक्षण कर सकें। हमारे तो घोषणा पत्र में भी नाम ये था भर्ती विधान, तो हमने फोकस उस पर किया है। और जहां तक महंगाई की बात की, महंगाई भी मुद्दा रहेगा, भले ही सभी विपक्षी ठीक है, इस बात को लेकर मैं जरा ओपी यादव जी के पास आती हूँ। ओपी यादव जी, अभी तक हम उत्तर प्रदेश में दो बड़ी बातें देखते रहे, एक तुष्टीकरण और एक ध्रुवीकरण, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर महिलाओं के मुद्दे को उठाते हुए चल रही है। क्या लग रहा है आखिर इन मुद्दों में कौन किसको कड़ी टक्कर दे पाएगा? ओपी यादव जी, देखिए, कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया है, निश्चित तौर पर जो भी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी डिजाइनर हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी? हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी जी, हाँ, जारी रखिए। हाँ, पॉलिटिकल जो डिजाइनर हैं, स्ट्रेटजी डिजाइनर हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति के लिए एक मॉड्यूल दिया है। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में जो सियासी जो मनोवेशी जो सियासत का कल्चर है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की सियासत जाति और धर्म के बीच में जा रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत भारतीय जनता पार्टी, जो मैंने शुरुआत में कहा, अपने कोर एजेंडे को धार दे रही है। जैसे राम मंदिर का मुद्दा, नेशनल कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारतीय जनता पार्टी अपनी जो उसकी मेड़बंदी है, सियासी मेड़बंदी, उससे आगे नहीं जा रही। भारतीय जनता पार्टी अपने कोर एजेंडे के आसपास रह करके चुनाव लड़ रही। और समाजवादी पार्टी सोशल जस्टिस की बात हो, किसानों के मुद्दे हैं, जो उसकी अपनी आइडियोलॉजी है, उसके आसपास चुनाव लड़ रही। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा प्रयोग किया है उत्तर प्रदेश में, और देश की आधी आबादी महिलाओं की है। तो जो मुद्दा है, मुद्दा बहुत ही शानदार है प्रियंका गांधी जी का, लेकिन उसको जन समर्थन कितना मिल रहा हो तो ठीक है, शायद हमारा संपर्क टूट गया है ओपी यादव जी से। कंचन जी के पास आते हैं। कंचन जी, आपने सुना ओपी यादव जी को भी और अजय अरोरा जी को भी और डीपी यादव जी को भी, इस सब में आपका क्या कहना है? देखिए, आप तो चारों तरफ से घिरे हुई हैं, बीजेपी चारों तरफ से घिरी हुई है, बीजेपी ने कुछ नया किया है क्या? आरोप आप पर लगातार यही लग रहे हैं कि सिर्फ ध्रुवीकरण के अलावा बीजेपी कुछ सोच नहीं पाई है। कैसी बात कर रहे हैं आप अंजलि जी? हम घिरे नहीं है, हम बस जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हमें जवाब देना है, क्योंकि हम सरकार में हैं और सरकार में जो होता है, जो उस पर कार्य किया होता है, हम बेबाकी के साथ में जवाब दे रहे हैं। ये कब कहा कि हम घिरे हैं? घिरे वो लोग होते हैं जो लोग परोपदेश कुशल भाव तेरे वाले काम करते हैं। जैसे मैं कांग्रेस को अभी भी सुन रही थी, तो जब आप राजस्थान में है तो वहां के एनसीआरबी के आंकड़े आप क्यों नहीं देखते? अगर आप बेटियों की उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो फिर बेटियों की बात आप राजस्थान में क्यों नहीं करते? ये विश्व जानता है। धनंजय सिंह को फिर टिकट नहीं देना चाहिए था इस बार भी? धनंजय सिंह को टिकट नहीं देना चाहिए था? फिर से बोलिए, क्या कह रही हैं आप? मेरा कहना है कि धनंजय सिंह को प्रत्याशी नहीं बनाया जाना चाहिए था। फिर बीजेपी अगर इतना ज्यादा नाराजगी जाहिर करती है अपराधियों से, भूमाफियाओं से, बाहुबलियों से, तो धनंजय सिंह फिर क्या कर रहे हैं आपकी पार्टी में? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उनका स्टैंड इस टाइप से होता, वो तो बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं होते। उनका कोई ना कोई स्तर है, उनका कोई ना कोई वजन है। आखिर ऐसा क्या होता है कि बीजेपी में जाने के बाद ऐसा आखिर कौन सा वॉशिंग पाउडर होता है कि सभी के दाग मिट जाते हैं? नहीं, ये किसने आपसे कहा कि वॉशिंग पाउडर होता है? ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने कोई गुनाह किया, हमारी पार्टियों में अगर कोई गुनाहगार होता है तो उसको उतनी ही सजा मिलती है। अगर देख लीजिए, अगर आपको इस बात का प्रमाण लेना है तो सभी के मुकदमे हट जाते हैं, वो जेल में जाकर के आए हैं। ऐसा सभी के ऊपर से मुकदमे हट जाते हैं, बचाया नहीं गया। सभी के ऊपर से मुकदमे भी हट जाते हैं और जितने भी विपक्षी दल होते हैं लगातार कार्रवाई। बचाया नहीं गया। कैसे मुकदमे हट गए मैम?
कैसे अंजलि जी मुकदमे हट गए, किसके ऊपर मुकदमे हटे? अगर आप आदरणीय योगी जी की बात कर रही है तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मुकदमे खुद नहीं हटते हैं, सरकार नहीं हटाती, वो उनके पास होता ही नहीं है। आप भी जानती है और मैं भी और हमारे पैनलिस्ट भी जानते हैं, भले ही अब बोलने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो बोलेंगे, लेकिन ये हमारे यहाँ पर एक परंपरा है, एक हमारे यहाँ पर संविधान लागू हुआ है, उसके हिसाब से जो हमारी एजेंसियां हैं वो काम करती है, न्यायपालिकाएं काम करती है और वो उनका निर्णय होता है। मुकदमा कोई सरकार यूं ही नहीं उठा लेती, कोई व्यक्ति अपने हाथ से, उसकी घर की सरकार नहीं है, घर की मर्जी नहीं है, उसकी घर की एजेंसियां नहीं है कि वो उठा लेगा। तो यही बात है हमारी एजेंसियां करती, किसी की भी फिर अगर मैं बात करूं या फिर आप अगर जिनकी भी बात करें, आप शायद तो फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने, ठीक है आपका ये कहना है कि ये तो हमारा काम नहीं होता है, तो फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा कि जितने भी भूमाफिया जेल में भेजे गए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद सभी बाहर आ जाएंगे जेल से? तो किसी भी पार्टी का काम नहीं है, क्योंकि ये बचाने का कार्य अपनी कोशिश पूरी करते हैं। क्योंकि अगर इसका आप प्रमाण मांग रही है तो आप देख लीजिए, बाकी एजेंसियां ही हैं जो कार्य करेंगी। अगर वो समझ गई, सोच गई, अखिलेश जी जो जा रहे थे, जिनको बचाने के लिए, जिन्होंने बम ब्लास्ट में जो लोग शामिल हुए या फिर किसी भी आतंकियों का नाम आता है, आप उनको बचाने के लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं और कोर्ट से आपको फटकार लगती है, तो ये कोर्ट का काम है कि उन्होंने सत्य और असत्य समझा, इसलिए फटकार लगा दी और आपको आपकी कोई भी बात नहीं मानी, अपने हिसाब से चले। तो बाकी बचाने का प्रयास तो आप करेंगे क्योंकि आप आतंकियों के दोस्त हैं, आप आतंकियों के हिसाब से चलते हैं, या फिर मैं कहूं कि एक दूसरे के दोनों ही पूरक हैं। तो ये बचाने का प्रयास कोई भी कर सकता है, उनको घर भरने का प्रयास कोई भी कर सकता है और करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बचा पाएंगे। तो ना तो अखिलेश जी ने बचा पाया है, ना उनके सारे जितने भी प्रिय लोग हैं वो सब जेल में बंद हैं। यादव जी अब आप जवाब दीजिएगा क्योंकि आप इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं। कंचन जी को आपने सुना कि ये तो हमारी कोई एजेंसी थोड़ी ना है कि सबके ऊपर से मुकदमे हटा लिए गए। देखिए, आप किस तरह से कंचन जी यहाँ बात कर रही हैं, दो मुही बात कर रही हैं। जब योगी आदित्यनाथ जी पर थे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी पर से मुकदमे हटाने की बात हो तो सारी एजेंसियां काम करती है, सारा तंत्र काम करता है, उनके ऊपर से मुकदमे उन्होंने स्वयं नहीं हटाए हैं। और जब अगर ऐसा होता है तो अखिलेश जी अपने प्रिय मित्रों को जेल में अभी तक बंद नहीं रहने देते। उनकी ये आप समझ रहे कि थोड़ी सी बुद्धिमत्ता दिखाए। आपकी जब बारी आए तो बोलिए, आप क्यों इंटरप्ट करती है दूसरे के मामलों में? ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे खराबी यही है कि दूसरे भारतीय जनता पार्टी के आप में कितनी खराबियां आप में है वो हम आपको बता रहे हैं, इसीलिए आप इतना चिढ़ रहे हैं, इसीलिए आप इतना, आपकी सही बात हम बता रहे हैं ना, इसीलिए आप इतना चिढ़ रहे हैं। तो चिढ़ते रहिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से चिढ़िए, लेकिन आपके जो गुनाह है, जो दाग है, वो जनता के सामने हम दिखाएंगे क्योंकि ये हमारा कार्य है, ये हमारा काम है। कंचन जी पहले डीपी यादव जी की पूरी बात हो जाने दीजिए कंप्लीट, फिर आप अपना भी पक्ष रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये इस तरीके से बात ठीक है, आप अपना पक्ष रखिएगा, लेकिन पहले पूरी बात को सुन लीजिए। सौगात, छुट्टा पशुओं का जो सौगात दिया है उत्तर प्रदेश के वासियों को, एक मतदाता उसका बदला ले रहा है उत्तर प्रदेश से। आप देखिए बदला किससे लिया जा रहा है वो पता ही नहीं। सीटें आपकी आती है 2012 से भी आपकी बदतर स्थिति होगी, 2012 में जो स्थिति थी आपकी उससे भी बदतर स्थिति होगी। जिस प्रकार से आपने करने की बात की थी ना, दोगुनी करने की बात की थी ना किसानों की, आपने किसानों को कहां पहुंचा दिया? डीपी यादव जी, बीजेपी ने तो गुंडा राज, माफिया राज, ये सभी कुछ खत्म करने का काम किया है। इसी के आधार पर लगातार बीजेपी वोट मांग रही है, दावा लगातार किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर दंगों से मुक्त कराया, वो तो सबके सामने दिखाई दे दिया किस प्रकार से इनके नेता गुंडा राज, माफिया राज खत्म करते हैं। जो स्वयं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनका बेटा जब किसानों को रोता है तो आखिर गुंडा राज जेल जाता है वो, लेकिन जेल जाता है। आपकी सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी कैसे आखिर चल पड़ी उसी राह पर? मेरी बात सुनेगा डीपी यादव जी, डीपी यादव ठीक है, एक मिनट कंचन जी समय दीजिए, अपना ऊपर आया हो कंचन जी समय दीजिए बोलने का। डीपी यादव जी, आपकी सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी कैसे चल पड़ी उसी राह पर जिस राह पर बीजेपी थी? मंच से कैसे आखिर तस्वीरें बदल गईं? मंच पर कैसे आखिर अखिलेश यादव के हाथों में गदा नजर आई? परशुराम अचानक से याद आने लगे, जो 2012 से लेकर 17 तक कभी नहीं याद आए, फिर वो अचानक से परशुराम याद आने लगे, मूर्तियों की स्थापना होने लग गई। कैसे आखिर ये इतना बदलाव कैसे हो गया 5 सालों के अंदर? देखिए अंजलि जी, उत्तर प्रदेश विविधताओं से भरा हुआ प्रदेश है। इसमें भारतीय जनता पार्टी जैसे एक धर्म और जात के लोगों को लेकर के चलने से काम नहीं चलेगा। इस प्रकार से नहीं, तो मैंने तो आपको ये भी गिनाया कि 2012 से लेकर 17 तक आपको क्यों नहीं याद आया?
देखिए, हमेशा से ये चर्चा का विषय रहा है कि एमवाई फैक्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है, आपकी सहयोगी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नैरेटिव गढ़ा गया था। इसमें समाजवादी सरकार में देखिए, समाजवादी पेंशन क्या सबको नहीं मिली थी? क्या कन्या विद्याधन सबको नहीं मिला था? सारे वर्ग लाभान्वित हुए थे। जो अनाज बचा था उसमें सबको नहीं मिला था, योजनाएं सबको नहीं मिली थी, देश भारतीय सबको नहीं मिला था, समाज के हर वर्ग को मिला था। इफ्तार पार्टी की इफ्तार पार्टी कैसे कम हो गई? इतनी कम कैसे हो गई इफ्तार पार्टी 5 साल के अंदर? नहीं, सारी पार्टियां हुई है, सब कुछ हुआ है। नवरात्र का व्रत भी हुआ है, पूजा भी हुई है, इफ्तार पार्टी भी हुई है, लोग मंदिरों में गए हैं, मस्जिदों में गए हैं, गिरजाघर में गए हैं लोग। कहाँ से कम हुआ? कुछ भी कम नहीं हुआ। केवल भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांट करके, ये नैरेटिव गढ़ करके कि इस सरकार में इनका ध्यान रखा जाता है, उस सरकार में उनका ध्यान रखा जाता है, जबकि सच्चाई कुछ नहीं है। या फिर ऐसा तो नहीं कि ये ध्यान में आ रहा हो कि जो एक बड़ा कोर वोट बैंक है जिसको बीजेपी हमेशा से लुभाती आई है 2014 से, उसे अपनी ओर आकर्षित करना है इन्हीं तरह के पद चिन्ह पर चलकर, ऐसा तो नहीं है कहीं? देखिए, नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारों से वादा किया था कि हम आपको प्रतिवर्ष 14 लाख रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। उसका क्या हुआ उस वादे का? क्या भारतीय जनता पार्टी ये तो कह रहा है कि हमने 5 साल में 5 लाख नौकरियां दी हैं। अरे तो वही तो मैं बता रहा हूँ, 5 साल में 70 लाख हो गए और 5 लाख दे दिया, तो बताइए कितना हुआ? बताएंगे बैठ करके। 4 लाख 5 लाख लेकिन मैं बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, रोजगार भी बताऊंगी और नौकरियां भी बताऊंगी। कितना इन्होंने दिया? मौका दें अंजलि। भारतीय जनता पार्टी को किसानों की आय दुगनी हुई, ठीक है। पहले कंचन द्विवेदी जी आप अपना पक्ष रखिए, फिर मैं अजय अरोड़ा जी के पास आती हूँ। कोरोना काल में मैनेजमेंट देखिए, बात ये होती है ना, जारी हुई कोरोना काल में, इनको थोड़ा सा चुप करने की बात करें। ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान गई, ये भी तो बताए भारतीय जनता पार्टी। इनको थोड़ा सा चुप करवाइए जी। बाकी अगर ये जान जाने की बात करते हैं ना, तो फिर ये लोग जान जाने की बात करने लायक ही नहीं। अगर जान जाने की बात करते हैं, कोरोना में कहाँ थे आप? किस वाले रूम में घुस गए थे जाकर के, जहाँ पर केवल ट्वीट चल रहा था, अंधेरा भी शायद होगा, वहां पे केवल ट्विटर चला रहे थे, वहां से लोगों का आप हित कर रहे थे। खैर, उसकी तो आप बात करने लायक ही नहीं है। बाकी मैं रोजगार की जरा बात कर लूं। रोजगार और नौकरियों में फर्क होता है। रोजगार वो होता है जो आदरणीय मोदी जी ने 10 लाख स्वयं सहायता समूहों के हिसाब से 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार दिया, इसे रोजगार। सुनिए, आप मेरी बात, आप इंटरप्ट कर रहे हैं, आपको हम करते हैं, अब आप इंटरप्ट कर रहे हैं। जब मैं आपके उत्तर दे रही हूँ तब आप ये सही है। तो झूठ बोलती है ना, आप लोगों की तरह गुंडागर्दी करती है। ठीक है, अजय अरोड़ा जी, आपने देखा कि घोषणा पत्र पर आते, फिलहाल घोषणा पत्र पर बात करते हैं। एक मिनट, कंचन द्विवेदी जी और डीपी यादव जी, आप के अपने पक्ष हो चुके। अजय अरोड़ा जी के पास आते हैं। अजय अरोड़ा जी, आपने घोषणा पत्र भी देखे और प्रियंका गांधी ने भी ये बात कही कि हम दूसरों की तरीके कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, घोषणा पत्र को पूरी तरीके से देखें। किसी का भी घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, काफी ज्यादा मेल जोल खाते हुए नजर आए। अब घोषणा पत्र में देखिए, फ्री बिजली देने का वादा किया गया, महिलाओं के लिए भी तमाम बड़े वादे किए गए, किसानों के लिए भी बड़े वादे किए गए। लेकिन इससे अलग कांग्रेस फिलहाल क्या नया सोच पाई? आखिर सिर्फ बिजली की बात वहां से हटा दी गई। अंजलि जी, हमने जो वादे किए ये वादे नहीं है, हमने अपने काम बताए कि ये हमारे काम होंगे। वादे वो होते हैं कई बार निभाए नहीं जाते, लेकिन काम होता है जो किया जाता है। जिस प्रकार से नहीं आपने बात की, हमने पहले भी बोला कि हम रोजगार की बात करेंगे। इस कोरोना काल में लोगों ने रोजगार खो दिए, बजाय रोजगार मिलते रोजगार चले गए। हमें यह भी समझना होगा कि जिनकी आय 25,000 थी उनकी 10 रहेगी, लोगों की इनकम भी कम हुई है। और जिस प्रकार से अंजलि जी खाने का तेल, दालें, डीजल, पेट्रोल, अब 2 दिन से दूध के दाम बढ़ रहे हैं, तो इनका असर पड़ने वाला है। और तो और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। अच्छा, वो भी लोग टकटकी लगाए देख रहे थे, मैं भी टकटकी लगाए देख रहा था कि शायद मेरे अकाउंट में 15 लाख आए नहीं आए। तो जहां से जुमलों की बात हुई, फिर प्रधानमंत्री जी ने बोला ये जुमला था। तो जुमलों से सरकार नहीं चलती, सरकार चलती है प्रैक्टिकल। जो घोषणा पत्र हमने बनाया वो प्रैक्टिकल बताया, युवाओं की बात की। और कोरोना काल में जो घटना घटी उत्तर प्रदेश में, पूरे जग ने देखा है, पूरे संसार ने देखा है। दूसरी लहर आने से पहले
3-4 देशों में विदेशों में आ गई थी। तो ये कहा गया साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने कि आप चेत जाओ, हम नहीं चेते। अगर हम चेत जाते तो जो दूसरी वेव आई थी, जिस प्रकार गंगा किनारे लाशें बहती देखी, जिस प्रकार शमशान में जगह नहीं थी, जिस प्रकार कब्रिस्तान में जगह नहीं थी, जिस प्रकार अस्पताल में डिस्पेंसरी में जगह नहीं थी, जिस प्रकार से ऑक्सीजन नहीं था, जिस प्रकार से रेमडेसिविर नहीं था, तो ये दिक्कत से हम बच सकते थे अगर हम दूसरी वेव आने से पहले जिस प्रकार से घंटी बजी थी, हमने घंटी भी बजाई, हमने दिए भी दिखाए, हमने जो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो सब किया। लेकिन निष्कर्ष क्या निकला, हमें समझना पड़ेगा कि निष्कर्ष क्या निकला। खैर, निष्कर्ष तो जनता ही निकालेगी। अजय अरोड़ा जी, ओपी यादव जी के पास आती हूँ, हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। ओपी यादव जी, पूर्वांचल को माना जाता है कि बीजेपी का एक मजबूत किला है, लेकिन इस मजबूत किले में समाजवादी पार्टी का भी एक मजबूत किला है, वो है आजमगढ़, जहां पर मोदी लहर में भी मात्र एक सीट पर ही कब्जा जमा पाई थी। तो दूसरी तरफ हम वाराणसी पर बात करें, वाराणसी जहां बीजेपी ने सारी सीटों पर क्लीन स्वीप किया था, यहां पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने बड़े रोड शो किए और यहां पर भी सेंधमारी की कोशिश की गई। खास तौर पर देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ ममता बनर्जी नजर आई प्रचार प्रसार करते हुए। क्या इसका कोई असर पड़ सकता है? क्या दोनों ही एक दूसरे के किले में सेंधमारी कर पाएंगे? देखिए, आपने तीनों पॉलिटिकल पार्टी की बात की, कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की और बीजेपी की बात की। आजमगढ़ का जो बेस रहा है, वहाँ मुख्यतः बीएसपी ने भी अपना कमाल बीच बीच में दिखाया है, और समाजवादी पार्टी का 2000 पिछले असेंबली चुनाव के भी नतीजे देख लीजिए, तो समाजवादी पार्टी का बहुत मजबूत किला, और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी वहीं से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो निश्चित तौर पर अपर हैंड में, चूंकि एनालिसिस की बात है, नतीजे तो जनता 10 को सुनाएगी, लेकिन अपर हैंड आजमगढ़ की सियासत में समाजवादी पार्टी का है, और इसका बड़ा कारण है ट्रेडिशनल वोट बैंक, और दूसरा चूंकि जो पहले से ही उनकी मजबूत, वहां पर आप देखिए कि 89-80 से ही दुर्गा यादव लगातार आजमगढ़ सदर से जीत रहे हैं। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया है आजमगढ़ का, कि 80-84 में तो कांग्रेस का टेन्योर हुआ करता था, 89 के बाद फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने काफी प्रयोग किए, बीएसपी के काफी प्रयोग हुए, लेकिन आजमगढ़ सदर का नतीजा तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही गया। तो बिल्कुल दीवार पे लिखी इबारत है कि आजमगढ़ के नतीजे क्या आने जा रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जरूर वहां की सियासत में जोरदार एंट्री किया है, और बहुजन समाज पार्टी को बहुत हल्के में आजमगढ़ में नहीं लिया जा सकता। फिलहाल जो स्थिति है कोर वोट बैंक का, तो मुस्लिम, दलितों में खासकर जाटो वोट की अच्छी संख्या है, बैकवर्ड में यादवों की संख्या अच्छी है, तो नतीजे समाजवादी पार्टी, लेकिन बीएसपी वहां पर त्रिकोण बना रही है। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से एंट्री की है, जैसे बीएसपी की एक विधायक है वंदना सिंह, वो बीजेपी में शिफ्ट कर गई हैं, गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में शिफ्ट कर गए। तो बिल्कुल आजमगढ़ का अगर एनालिसिस किया जाए तो साफ साफ पता चल रहा है कि लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही खिसक रही, लेकिन बीएसपी को आजमगढ़ की सियासत में कमजोर आंका नहीं जा सकता। दूसरा, जो आपने बनारस की बात की है, तो बनारस में प्राइम मिनिस्टर का रोड शो हुआ है, और भी कई चीजें हैं, और लगातार जो मैंने शुरू से कहा कि कोर एजेंडे को धार देती है भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और अमूमन सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो सियासी रणनीतिकार हैं अपने कोर एजेंडे के आसपास, और भारतीय जनता पार्टी अपनी ही पिच पर अपोजिशन को खेलने के लिए विफल प्रयास करती है, लेकिन अपोजिशन के लोग, जो अपोजिशन के रणनीतिकार हैं, उनको भी पता है। देखिए, आप अभी डिस्कस कर रही थी, मैं बहुत गंभीरता से आपको सुन रहा था, जैसे मंदिरों में जाने की बात होती है, मस्जिदों में जाने की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी चीजों पर कोर एजेंडे के आसपास मूवमेंट करती है, और अपोजिशन अपनी पिच पर लाना चाहता है। तो बनारस में भारतीय जनता पार्टी, चूंकि प्रधानमंत्री वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो भारतीय जनता पार्टी का निश्चित तौर पर अपर हैंड मैं मानता हूं, लेकिन जैसे पिंडरा में देखिए कि अजय राय साहब बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस कहीं बहुत अच्छे नतीजे ना दे रही, लेकिन बनारस में पिंडरा पे देखिए जोरदार लड़ाई में है। डॉक्टर राजेश मिश्रा कांग्रेस से मजबूत से लड़ रहे हैं, और वहां पर भी त्रिकोण की स्थिति है। बीएसपी को बहुत मजबूत नहीं मानता बनारस के पार्लियामेंट सेगमेंट पे। तो अलग अलग भूभाग में, जौनपुर में अलग स्थिति है, रॉबर्ट्सगंज में अलग स्थिति है, लेकिन कुल मिलाकर के जो मिजाज है, पूर्वांचल का जो मिजाज है, जैसे डेवलपमेंट की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो गोरखपुर के आसपास
गोरक्षा पीठ का अपना एक महत्व है और वहां के जो जातीय समीकरणों को उसमें भी बहुत परिवर्तन आया है। जैसे हरिशंकर तिवारी जी का परिवार समाजवादी पार्टी के साथ है, हाथा परिवार का अपना एक असर है। तो अब गोरखपुर की सियासत में क्या फर्क पड़ेगा? और लगातार गोरक्षा पीठ का 52 से ही, माफ कीजिएगा बीच में आपको टोक रही हूँ, ओम प्रकाश राजभर भी देखिए इस बार चुनावी मैदान में है, लेकिन उनके समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने से क्या जो बड़ा दलित वोट बैंक है वो पूरा खिसक सकता है क्या? पिछड़ी जाति का जो पूरा वोट बैंक रहा है अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास गया, लेकिन उनके जाने के बाद से क्या एक बड़ी मुश्किल है क्या बीजेपी के सामने? निश्चित तौर पर देखिए ओम प्रकाश राजभर मोस्ट बैकवर्ड के खासकर राजभर समाज के और जो जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, उसमें अपना उनका एक प्रभाव है और उनका जन्म काशीराम जी की नर्सरी से हुआ है, बीएसपी की मूवमेंट से उनका भी जन्म हुआ है। तो निश्चित तौर पर बामसेव के आंदोलन से निकले हैं और अब चूंकि उनका जो सोशल एनालिसिस सोशल एडजस्टमेंट हुआ है तो वहां समाजवादी पार्टी के वर्कर के साथ है उनका, तो उसके भी नतीजे होंगे और निश्चित तौर पर उसका डेंट भारतीय जनता पार्टी को मैं मानता हूं। अब देखिए शिवपुर में आज वोट पड़ रहा है और शिवपुर में अनिल राजभर भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री हैं और अब राजभर समाज का ट्रेंड्स कहां जाएगा, इस शिवपुर के नतीजे बहुत कुछ बताएंगे। मैं जौहराबाद की बात नहीं कर रहा, शिवपुर में देखिए कि बीएसपी ने भी राजभर कम्युनिटी से कैंडिडेट उतार रखा है, बीएसपी ने वहां मौर्या कैंडिडेट पर काम किया है और खुद अनिल राजभर ताल ठोक रहे हैं, चुनावी मैदान में है। तो नतीजे निश्चित तौर पर परिभाषित करेंगे और पूरब की सियासत में ओम प्रकाश राजभर का अपना क्या वजूद और रसूख है उसको भी परिभाषित करेंगे और समाजवादी पार्टी ने जो उनको अलायंस में लेने का फैसला किया है, जो सीटें उनके लिए दिया है, अखिलेश यादव के अपने जो डिसीजन है उस पर भी एक बड़ी मुहर लगेगी। तो लेकिन मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पर ओम प्रकाश राजभर के समाजवादी पार्टी अलायंस में आने के बाद बीजेपी को डेंट 100% होगा। ओपी यादव जी, आपने अखिलेश यादव की डिसीजन की बात की है, कई उन्होंने डिसीजन जब खुद से लिए थे तो उनको खामियाजा भी इसका 2017 में भुगतना पड़ा था, लेकिन इस बार वो पूरी तरीके से जो डिसीजन रहे उनके मिले जुले रहे हैं, या तो शिवपाल यादव के साथ मिलकर या तो मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर। अब देखिए सुभाषपा से प्रत्याशी बनाए गए मऊ सदर सीट से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, एक तरफ है बीजेपी अपनी बुलडोजर नीति के साथ कि माफियाओं की जितनी भी अवैध संपत्ति थी उसका सफाया किया गया, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन मिलाकर तालमेल मिलाकर चल रहे हैं सुभाषपा के प्रत्याशी अब्बास अंसारी। अब ऐसे में जनता किसके पक्ष में जा सकती है, बुलडोजर नीति के पक्ष में या फिर अब्बास अंसारी के? देखिए मैडम, अखिलेश जी की जो मैंने डिसीजन की बात किया आपने भी उसको एक्सेप्ट किया, चूंकि अब आज 5 बजे वोट पड़ जाएगा, नतीजे 10 को आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने जैसे लगातार समाजवादी पार्टी की लीडरशिप पे जैसे लगातार मीडिया के गलियारों में भी एक खबर छनकर आती रही कि पिछली सरकार को 4 चाचा चला रहे थे, 4.5 चाचा चला रहे थे, 5 चाचा चला रहे थे, उसको अखिलेश यादव जी ने पूरी तरह से खारिज करके सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स किया है, वन मैन शो है, सिंगल लीडरशिप को प्रेजेंट किया है। समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा काम किया है। दूसरा काम, समाजवादी पार्टी जैसे मुस्लिम तुष्टिकरण की भी बात लगातार समाजवादी पार्टी पर लगती रही और अब समाजवादी पार्टी ने पूरी मुंह को डाइवर्ट कर दिया है और गंगा जमनी तहजीब की तरफ मोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी ने अपने पूरे एजेंडे को गंगा जमनी तहजीब की तरफ, जो साझी विरासत है हिंदुस्तान की, उत्तर भारत की, उत्तर प्रदेश की, उस साझी विरासत की तरफ मोड़ दिया है। और दूसरा तीसरा बड़ा काम हुआ, आप देखेंगे कि बहुत बैलेंस, वो नपे तुले और सधे कदमों से कैंडिडेचर की बात हो। लगातार देखिए समाजवादी पार्टी के अगर पहले जो चुनावी तैयारियों में जाएंगे, कई रिसर्च एजेंसियों की रिपोर्ट को, और वो आके जैसे चाचा की बात कर रहे हैं, शिवपाल यादव जी की आपने बात किया, राम गोपाल जी की बात किया, तो निश्चित तौर पर जब कोई घर का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा होता है और सियासी मैदान में होता है तो राम गोपाल जी ड्राफ्ट बैठ के तैयार कर रहे हैं। और आप देखिए कि पूरब में खुद शिवपाल यादव जी निकले हैं और जो आपने अभी अंसारी परिवार की बात की, अब्बास अंसारी पे की है ओपी यादव। देखिए अब्बास अंसारी के पक्ष में क्या माहौल बन सकता है, क्योंकि देखिए एक तरफ मुख्तार अंसारी जेल में बंद है। देखिए अब्बास अंसारी पिछला चुनाव लूज कर गए थे, आपको पता ही है,
और देखिए पार्लियामेंट गाजीपुर से उस परिवार से पार्लियामेंट में है, 3-4 पार्लियामेंट को अंसारी परिवार उधर प्रभावित करता है। तो निश्चित तौर पर यूथ है और जो भी एलिगेशन है वो उनके पिताजी पर है, अब्बास अंसारी पर नहीं है। पहली चीज तो ये। तो दूसरा जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, वो मजबूती के साथ इंटैक्ट, सोशली इंटैक्ट है और पॉलिटिकली इंटैक्ट है, उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है। और पूरा चुनाव, उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव अखिलेश यादव के फेस पर समाजवादी पार्टी लड़ रही। जैसे अभी हम लोग कांग्रेस की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा ना कि प्रियंका गांधी ने बहुत जबरदस्त मेहनत की है। 2007 में देखिएगा जब बीएसपी की जब सरकार हुआ कर, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जनमोर्चे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मूवमेंट किया था पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन जमीन पर जनमोर्चा का संगठन नहीं था, लाभ बीएसपी को मिला था। बीएसपी सरकार में आई थी, समाजवादी पार्टी सरकार से बाहर हो गई थी। तो उसी तरह उत्तर प्रदेश में शुरुआती मूवमेंट प्रियंका गांधी ने बहुत मजबूत किया, लेकिन जमीन पर आपके बूथों पर कितने लोग हैं, बूथ पर आपकी बात कौन कर रहा, बस्ते पर कौन बैठा हुआ है, पर्ची कौन काट रहा, यह सबसे बड़ी समस्या देश के सबसे बड़े राज्य में कांग्रेस के साथ है। और चूंकि उसके लिए प्रियंका गांधी ही दोषी नहीं है, उत्तर प्रदेश की लीडरशिप भी दोषी नहीं है। 89 के बाद उत्तर प्रदेश में आइडियोलॉजिकल थोड़ा डेंट हुआ है और जो सोशल कॉम्बिनेशन है उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का, वो दरक गया है। जैसे ब्राह्मण जो कोर वोट बैंक हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव कर गया, मुस्लिम जो कोर वोट बैंक हुआ करता था 80-84 में, वो आज समाजवादी पार्टी के फोल्ड में है या दीगर दलों के साथ है। और दलित वोट बैंक जो कांग्रेस का कोर वोट बैंक हुआ करता था बीएसपी के फोल्ड में गया। तो 89 के बाद उत्तर, इसीलिए मैंने कहा कि गंगा यमुना से बहुत पानी बह चुका है उत्तर प्रदेश में। तो कांग्रेस, लेकिन चूंकि पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस में नहीं, और एक शुद्ध मंशा है प्रियंका गांधी की कि उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत हो। नतीजे क्या होंगे ये तो कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं बता सकता कि कांग्रेस की कितनी सीटें आ सकती हैं। जैसे मैंने अभी कहा, लगातार चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ प्रियंका गांधी ही नहीं, देखे सभी ने अपनी अपनी मेहनत दिखाई है। चाहे वो बीजेपी की बात कर लें, मायावती भी लगातार सक्रिय ही रही। हालांकि इस बार कुछ हद तक उनकी जो स्पीड है वो स्लो दिखाई दी प्रचार प्रसार में, लेकिन बीजेपी के भी तमाम दिग्गज और समाजवादी पार्टी के भी तमाम दिग्गज डटे रहे लगातार मैदान में। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी आए और चर्चा की आपने। तो हम ये देख पा रहे हैं लगातार कि किस तरह से मतदान की प्रक्रिया तो जारी है ही, लेकिन किस सीट पर कौन सा क्या समीकरण हो रहा है, किसने किसका खेल बिगाड़ा है और बिगाड़ा जा सकता है, ये भी हमने चर्चा की है। मुद्दे क्या क्या हावी रहे ये भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और हर एक विधानसभा क्षेत्र पर हमारी टीम लगातार पहुंच रही है ताकि आप तक सटीक खबर पहुंच सके और हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंच सके। फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ।